हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये नया चैनल है तो इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने भारतीय सेना दिवस मनाया 15 जनवरी को। इसके अलावा पहली बार भारत ने वीमर ट्रायंगल में शामिल होने की पुष्टि करी हुई है। इसके अलावा केरल चुनाव आयोग ने अनिवासी जो अप्रवासी भारतीय होते हैं उनके सत्यापन के लिए एरोनेट शुरू किया है। भारत और जर्मनी के बीच में अभी 1.24 बिलियन यूरो का समझौता हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था दुबई में 1 बिलियन फॉलोअर समिट आयोजित की गई थी। इसमें $1 मिलियन का एआई फिल्म पुरस्कार जीता जुबेर जलासी ने। लिली फिल्म के लिए ये मिला था। इसके अलावा इसरो का पहला मिशन 16 सैटेलाइट लेकर जा रहा था, वो फेल हो गया है। PSLV-C62। भारतीय डाक ने त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सुविधा शुरू की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम प्रेसिडेंट घोषित किया है। और ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर यूएसए 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। पंजाब सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए मिशन प्रगति शुरू किया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी सबकी पीडीएफ और क्विज आपको एमसीटी ऐप पर दे दी गई है। तो फ्री पीडीएफ फ्री क्विज के लिए आप एमसीटी ऐप जरूर डाउनलोड करें। और पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम पर भी रात को 9 बजे दे दी जाती है, तो आप पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे साथियों 16 जनवरी को मनाते हैं। हम लोग दुनिया में आज के टाइम पर थर्ड थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भारत वाले हैं, मतलब भारत में है आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। तो भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसकी घोषणा पीएम मोदी ने 2022 में की थी और 16 जनवरी 2026 को तो इस बार ये स्टार्टअप इंडिया का 10 वर्ष भी पूरा होने जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था 2016 में, तो अब इसके 10 पूरा होने जा रहे हैं 10 साल। ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है, तो आप तीसरे स्थान पर बता देना। ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला लिया है? तो इसराइल ने ना यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को बाहर करने का फैसला लिया है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको जोहरान ममदानी वाला केस बताया था। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, न्यूयॉर्क के मेयर हम हैं, तो हम जो है वार क्रिमिनल को यहाँ पर एंट्री नहीं होने देंगे। अगर इसराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो हमें गिरफ्तार करना होगा, हम गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इसराइल पर लगा है वार क्राइम, वार क्रिमिनल केस चल रहा है आईसीजे के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। अब दिक्कत ये है कि यूएन के सारे जो प्रमुख हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, वहीं पर जाना था एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पहले धमकी मिल गई, आओगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब इससे खफा होकर इसराइल ने कहा ना कि देखो ऐसा है कि हम 7 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को रिमूव कर रहे हैं, इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले ही 31 ऐसे यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे यूएसए बाहर हुआ था। और टोटल टोटल तो 66 संख्या था, 31 इससे था, 35 नॉन यूएन वाला था, 31 यूएन वाला था। तो 31 यूएन से तो यूएसए पहले ही बाहर हो गया था, यूएन के प्रमुख ऐसे संगठन या एजेंसियों से, और 7 अब इससे भी हो गया। मतलब अब ये शुरुआत हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि यूएन पे कोई मतलब है नहीं, यूएन कोई मतलब एक प्रकार से एक कहते हैं ना कि एक पोलियो हुआ हुआ एक संगठन बनकर रह गया है मात्र। तो देखिए, ये यूएन वुमेन से, यूएन CTAD से यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से, ESCWA से, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन से, यूएन एनर्जी से, और बच्चों और सशस्त्र संघर्षों से जुड़ा यूएन कार्यालय जो है उससे, ग्लोबल फोरम ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से, इन 7 प्रमुख एजेंसियों से ये नाता तोड़ लिए हैं इसराइल वाले। ठीक है ना। अब इसराइल आया है। इसराइल आप जानते हो अरब कंट्रीज़ को अगर पार करोगे तो फिर आपको एक देश मिलेगा, ही छोटा सा इसराइल। आप इधर से आओगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, फिर इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इधर इराक आ जाता है, फिर ऊपर सीरिया,
फिर इधर छोटा सा एक देश मिलेगा लेबनान, लेबनान के नीचे इजराइल, और इधर ये जो दिख रहा है ये है जॉर्डन। तो यहीं पर है इजराइल ना, बिल्कुल इधर आपका जो बीच में भूमध्य सागर पड़ता है उसके जस्ट बॉर्डर पर, ठीक है, भूमध्य सागर के पास में ही है। तो और नीचे ये बड़ा सा सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा है, बाकी इधर यमन, ओमान, यूएई है ना। तो खैर इजराइल यहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है। और हम लोग जो है ना, जो एक अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे थे जो आईमैक था, IMEC, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अपना जाता है इधर गुजरात और मुंबई से, ये होते हुए यूएई में जाता है, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन होते हुए इसराइल के हाइफा पोर्ट में जाता है, और उसके बाद फिर इधर हम लोग आकर के इधर ग्रीस में से मिलाते, ठीक है, ग्रीस में मिलाते, इटली में मिलाते, इधर से हम लोग यूरोप की तरफ निकलते। तो लेकिन अभी आईमैक डील जो है वो थोड़ा सा मतलब पेंडिंग में है, आईमैक प्रोजेक्ट अपना। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसराइल के बारे में और जानते हैं। इसराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, यहूदियों को ला करके यहाँ बसाया गया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज स्थिति है कि लगभग लगभग पूरा कब्जा इनका हो गया है। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, और भारत जो है ये 2 स्टेट पॉलिसी पर बिलीव करता है। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है कई बार, तो इसमें यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसराइल की मुद्रा न्यू शकेल होती है, ये पूछा जा सकता है। इसराइल पिछले दिनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, तो इसलिए यहाँ की मुद्रा, यहाँ की संसद, ये सब पूछा जाएगा। तो राजधानी इसकी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शकेल, द नेसेट नाम से यहाँ की संसद है, द नेसेट। यहाँ पर हिब्रू लैंग्वेज चलती है। पीएम मोदी आप देखते हो कि अक्सर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं हिब्रू लैंग्वेज में, है ना, जब भी इसराइल को उनको कुछ कोई बात कहनी होती है। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इसाक हार्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला लास्ट 6 मंथ और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। इन ई बुक में आपको ये डेमो दिख जाएंगे, आप इसको ले सकते हो MZT ऐप पर जा करके। बाकी मैं आपको रोज इसके बारे में बताता ही हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत 15-16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के किस संस्करण के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत 15-16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 28th एडिशन इस बार का है CSPOC का, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसीडिंग्स ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के बारे में आप जानते हो, कॉमनवेल्थ उन देशों के समूह को कहते हैं जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया था, यानी ब्रिटिश की जो कॉलोनी रही हुई थी, तो वहां पर। तो अब उन देशों का एक ग्रुप बना था राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल गेम्स भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी आप सुनते हो। तो नई दिल्ली में ये होगा आयोजित, संसद भवन संविधान के सदन में, और 15-16 जनवरी को ये हो रहा है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लोकसभा के जो अपने स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वे इसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे, और वही अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। 42 इसमें राष्ट्रमंडल देश शामिल हो रहे हैं, 61 स्पीकर्स शामिल हो रहे हैं। ओके, तो अब तक का सबसे बड़ा CSPOC सम्मेलन ये होने जा रहा है। पहली बार 1969 में हुआ था, कनाडा में हुआ था। अगला, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आप देख रहे हो लगभग लगभग हर महीने ही जारी कर दे रहा है अब। तो अब तो इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, क्योंकि हर महीने जारी कर रहे हो। एग्ज़ाम्स होते हैं साल भर में एक बार, 6 महीने में एक बार, तब तक तो बदल ही जाता है डाटा। खैर आपको लेटेस्ट वाला ही याद रखना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो अभी रिसेंट आया हुआ है, उसमें भारत आ गया है 80वें स्थान पर। आप सब समझो ये कि 80 से लेकर 85 के बीच में भारत रहता है। अभी एक बार 77 पर पहुंचा था, बाकी 80 से 85 के बीच में रहता है हमेशा। तो भारत को वीज़ा फ्री एक्सेस है 55 देशों का, ठीक है, यानी 55 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय पासपोर्ट लेकर जाओगे तो आपको वीज़ा नहीं बनवानी पड़ेगी, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत 80वें स्थान पर है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले आया था रिपोर्ट, उसमें 85 था, तो 85 से गिरकर अब 80 पर आ गया, मतलब स्थिति मजबूत हुई है, ठीक है। उससे पहले 77 पर था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये होता रहता है, चेंज होता रहता है। खैर सिंगापुर इस पर टॉप पर रहता है हमेशा की तरह, इस बार भी सिंगापुर टॉप पर है। इसको 192 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, ठीक है ना। चलिए अगला, ये और आप देख सकते हो रैंकिंग जो पिछले दिनों में आई है उनका रिवीजन कर लेते हैं। WHO की फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें 8वें पर है भारत, और स्टैनफोर्ड के AI वाइब्रेंसी में तीसरे पर, एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग तीसरे पर हैं, विकास के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 36 पर, गैलप की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66 पर, डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर, इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38 पर, ग्लोबल टैलेंट या विश्व प्रतिभा सूचकांक में 63 पर, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसमें 41 पर, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में
तीसरे पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 पर, और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर आ गया है, 99 पर है। ये वही रिपोर्ट है दुनिया के ताकतवर और कमज़ोर पासपोर्ट देशों की। सबसे खराब पासपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का है, हमेशा ये रहेगा। लास्ट वाला फिक्स है, फर्स्ट वाला फिक्स है, ठीक है। और आपका भारत वाला जो होता है ये बीच बीच में चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया? राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत ये बन गई है कौन? बामनवास कांकर। अगर पूछा जाएगा भारत का पहला पूर्णतः जैविक जैविक खेती करने वाला राज्य, जैविक खेती वाला राज्य, तो आप बताएंगे किसको? किसको बताएंगे? ये बताएंगे सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को। ये इसराइल की मदद से यहाँ पर जैविक खेती करता है और ये पहला जैविक खेती वाला राज्य है पूरी तरीके से। जबकि यहाँ पर राजस्थान के एक ग्राम पंचायत की बात हो रही है कि राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है बामनवास कांकर, ये ग्राम पंचायत का नाम है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर रसायन मुक्त खेती होती है। जैविक खेती मतलब कि पूर्णतः जैविक चीज़ों पर डिपेंडेंट है। कोई भी जैसे कि केमिकल वाले खाद नहीं यूज करते हैं, यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं, पोटास वगैरह नहीं डालेंगे। डालेंगे कौन सा खाद? जैसे गाय के गोबर वाला खाद बनाया जाएगा, कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, इस टाइप के खाद डाला जाएगा, है ना। तो इससे खेती होगी, तो ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है, रिसाइकलिंग व्यवस्था चलती रहती है। इसके अलावा इससे कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल बंद हो जाता है, तो जिससे जो फसलें उत्पन्न होती हैं ना उनसे बीमारियों वगैरह नहीं होती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं, उनके उनके इफ़ेक्ट अनाजों पर देखने को मिलते हैं। उन अनाजों को जो सेवन करते हैं आगे चल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उनमें देखने को मिलती है। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बामनवास कांकर पंचायत है, इसको आपको याद रखना है। अगला, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बन गए हैं अनूप कुमार साहा जी। अनूप कुमार साहा इससे पहले ये थे बजाज फाइनेंस में, और अब बजाज फाइनेंस से आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। ये पूर्णकालिक निदेशक होंगे। 3 साल के लिए इनको मिला हुआ है कार्यकाल, 12 जनवरी से ये अब अपना कार्यकाल शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 साल के लिए अभी है। आरबीआई की मंजूरी मिलेगी अभी। और मैंने आपको जैसे बताया, जब भी कोई बैंकिंग या फाइनेंस से संबंधित कोई कंपनी होती है, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल कोई कंपनी हो, तो उसका जो चीफ वाला पद होता है उस पर किसको नियुक्त करना है, कितने दिन के लिए नियुक्त करना है, या कार्यकाल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो उस सब के लिए आरबीआई की मंजूरी चाहिए होती है। आरबीआई को पूरा रिपोर्ट, पूरा उसका डाटा, पूरा बायोडाटा देना होता है कि भाई यही है। तो आरबीआई बताता है ठीक है, करो या ना करो, ठीक है। तो फिलहाल आरबीआई अभी मंजूरी देगी इनको। अनूप कुमार साहा बजाज फाइनेंस के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो इसीलिए अब उम्मीद है कि मतलब हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2026 के लिए किस समूह की भारतीय अध्यक्षता के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो देखो, एस जयशंकर साहब 2026 में ब्रिक्स की मेज़बानी की का लोगो लॉन्च किए हैं। आप जानते हो 2026 में ब्रिक्स की मेज़बानी भारत करने जा रहा है। ब्रिक्स मतलब BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हालांकि इसमें 5 देश और शामिल हैं, लेकिन ये फाउंडिंग मेंबर हैं, संस्थापक देश हैं, इसलिए इनको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो खैर, पिछली बार मेज़बानी की थी किसने? ब्राज़ील ने की थी। तो अब इस बार मेज़बानी भारत को मिल रहा है। आपको मैंने बताया था ना कि पिछली बार वाले में रसिया ने मेज़बानी करी हुई थी, जब इसका एक्सपेंशन करना था 2024 वाला, तो रसिया ने ब्राज़ील से मेज़बानी ले ली थी। कहा था चलो हम दोनों आपस में बदल लेते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सीरियल वाइज चलता है, अल्फ़ाबेटिकल। इसीलिए रसिया 2024 में आयोजन कर लिया और यहाँ पर 2025 में ब्राज़ील ने किया। नहीं तो 2023 में जब किया था साउथ अफ्रीका ने, तो नंबर आता ब्राज़ील का पहले, लेकिन पहले रसिया का आ गया, क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना था, दुनिया को दिखाना था कि देखो रूस अलग थलग नहीं है, तो उसने एक्सपेंशन भी करवाया। अब इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा? आई का, यानी इंडिया का। तो इसलिए इस बार इंडिया का नंबर है। अगली साल कहाँ मेज़बानी होगी? चाइना में होगी, फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आएगा, ठीक है। तो पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाकी ये चलता है ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ही। भारत ने थीम क्या रखी है? बिल्डिंग फॉर रिसाइलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे साल भर मेज़बानी करी जाएगी। ब्रिक्स का जो भी मीटिंग होगा, जो भी समिट होगा, वो सब भारत में ही होने वाला है, ओके। तो इसका अभी ऑफिशियल लोगो और वो सब जारी किया गया है। ब्रिक्स की स्थापना, वैसे मेन स्थापना तो 2006 को हुई थी, 2009 में पहली बैठक हुई थी,
जब रसिया में इसकी पहली बैठक हुई थी, है ना, रूस पहली मेज़बानी किया था। फिर 2010 में आकर के साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, पहले ये ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बन गया था। 2024 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जुड़ा। सऊदी अरब नहीं जुड़ा है, इसको काट दीजिएगा। सऊदी अरब ने कहा लास्ट टाइम पर, मना कर दिया, हम नहीं जुड़ेंगे। सऊदी अरब भी जुड़ना था और अर्जेंटीना जुड़ना था, दोनों ने मना कर दिया। उसके बाद फिर 2025 को इंडोनेशिया शामिल हुआ। इंडोनेशिया ये ऐड कर लीजिएगा, इंडोनेशिया शामिल हुआ, है ना। तो आज के टाइम पर 10 सदस्य देश हैं इसके, 1 2 3 4, और ये इंडोनेशिया 5, और 5 पहले से, तो ये हो गया 10 सदस्य देश। ठीक है, समझ में आई बात। अगला, भारत में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कब लॉन्च किया जाएगा? तो भारत में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 19 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी RNI नई दिल्ली में जारी होगा। इसमें वैश्विक मूल्यांकन और रैंकिंग होगी, जिसमें JNU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये सब मिल करके इसे लॉन्च करेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा वैसे जारी किया जाता है, और इनमें इन इंस्टीट्यूट का सहायता लिया जाएगा। तो ये दिखाया जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में कौन सा देश कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है अपने नागरिकों के लिए और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। अब उम्मीद है भारत इसमें अच्छी रैंक हासिल करे, लेकिन अगर वेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा तो हो सकता है भारत के लोग नीचे भी ला दें। वैसे अगर आप देखो तो भारत जितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खास करके, वो काबिल तारीफ़ है। भारत ने हमेशा डेवलपमेंट, पीस एंड डायलॉग की बात की है, कभी भी ऐसा नहीं किया ट्रम्प की तरह कि जाकर वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिए, ईरान पर धमकी दे रहे हैं, बम मार दिए, इधर क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, यूरोप को धमकी दे रहे हैं, ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे, रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, चाइना लगातार ताइवान को धमकियां देता रहता है। तो भारत वहीं पर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया, तो सिर्फ टेरर कैंप उड़ाए, और उसके बाद पाकिस्तान वालों को बता करके कि देखो टेरर कैंप ही उड़ाना हमारा मकसद था, हमारा मकसद युद्ध में पड़ना नहीं था। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हमें आम नागरिकों की हत्याएं नहीं करनी है। तो ये भारत ने रिस्पॉन्सिबल बिहेव दिखाया। अब देखना होगा 19 जनवरी को जब आता है तो भारत को कहाँ पर रखते हैं लोग। अगला, भारत का पहला राज्य कौन है जो क्रोनिक किडनी रोग यानी CKD रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है उड़ीसा, जो क्रोनिक किडनी रोगों का लिस्ट जारी करेगा या कहें रजिस्टर शुरू करेगा। क्रोनिक किडनी रोग क्या है? ये किडनी से संबंधित रोग है, डिसीज़ है, क्रोनिक किडनी डिसीज़, जो काफ़ी अक्सर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में CKD कहते हैं। तो CKD को लेकर के पहली बार ऐसा राज्य बनाएगा कोई जो इसका प्रॉपर रजिस्टर तैयार करेगा, मतलब लिस्ट तैयार करेगा रोगियों की, जिससे उनका डेटा कलेक्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि इसमें किस किस प्रकार के लक्षण, किस किस प्रकार के क्या चीज़ें, सिम्टम्स देखने को मिलती हैं इस प्रकार के रोगियों में। तो एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया गया है और मार्च 2026 तक ये पूरा रोल आउट करने की योजना है उड़ीसा सरकार की। ये बनने जा रहा है भारत का ऐसा पहला राज्य। 3 वर्षों में लगभग 19,900 क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, 4,716 मौतें हुई हैं। इनमें से 60% मामलों के लिए डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर मुख्य कारण रहे हैं। तो इसलिए इसको और समझने में आसानी होगी अगर हम लोग एक प्रॉपर डेटा इसका कलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, अगला, छात्रों के लिए अपार ID निर्माण में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? लगभग 89% कवरेज के साथ। तो अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया रहा है। छत्तीसगढ़ में अपार ID सबसे ज़्यादा बनी है, 89%, 89%। अपार ID आप जानते हो भारत सरकार ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID शुरू की थी, तो यानी कि एक देश में एक छात्र की एक ID हो, तो अपार ID का नाम दिया गया था। अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार ID उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो छात्र हैं उसमें बनाए गए, इसके अलावा और भी राज्यों में बनाए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा 88.63% कवरेज यानी कि लगभग 89% कवरेज के साथ छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है अपार ID बनवाने में छात्रों का। ठीक है, इसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID भी कहते हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो शाम को टेलीग्राम पे रात को 9 बजे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप MZT ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी 6 मंथ की, 3 मंथ की, मंथली और ईयरली, ये
ई बुक्स जो हैं वो आपको एमसीटी ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय शुरुआत कब हुआ था। सन 2000 में ये मंत्रालय शुरू किया गया था। मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, कुछ लोगों ने डिटेल में भी किया था। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो, कोशिश किया करो। जयपुर में 8 से 11 जनवरी 2026 तक प्रदर्शनी जो आयोजित किया गया, इसका क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमर ट्रायंगल समूह, इसका गठन कब किया गया था? और इसमें अभी हाल फिलहाल में भारत शामिल हुआ है। तो बताइए दोनों क्वेश्चंस के आंसर। डिटेल जो लोग आंसर करेंगे उनको मैं दूंगा हर्ट, जिससे बाकी लोग और भी इनको, जिससे उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। संकल्प बैच जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा जीएस सफलता बैच जीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।